गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून पंकज जी। आलोक सिंह हैं नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर। आप सबको पता होगा कि यूपी में लंबे समय से पुलिस कमिश्नरेट की मांग हो रही थी, तो सबसे पहले नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू हुई और आलोक जी पहले पुलिस कमिश्नर बने। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हमारे शो के आज के यही खास मेहमान हैं। आज इनसे बात करेंगे बहुत सारी इनकी ज़िंदगी के बारे में, आईपीएस अधिकारी क्यों बने, आगे क्या चाहते हैं, और बीते दिनों में इतने लंबे साल से 1995 से लेकर अब तक 27-28 साल का करियर रहा, तो क्या क्या इन्होंने देखा होगा, वो सारे अनुभव। आलोक जी आइए, बैठ के थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल आई। फ़ोन तो बजते रहते होंगे जी, फ़ोन लेकिन बजते आज रहते। थोड़ा सा आपको फ़ोन से दूर रखूंगा थोड़ी देर के लिए। मैं जानना चाह रहा था कि ये जो आप आईपीएस अफसर बने, तो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त आपके जहन में आया कि ये आईपीएस बनना बाय चांस बाय लक है या नहीं, यही लक्ष्य ही था आलोक सिंह का? लक्ष्य मेरा यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का था। मतलब आर्मी भी हो सकता था? जी, ये भी हो सकता था कि मैं एयरफोर्स में होता, क्योंकि मेरा बचपन आगरा में बीता। तो एयरफोर्स को और एयरफोर्स के ऑपरेशंस को 71 की वॉर में मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और मतलब तब 71 की वॉर में नज़दीक से देखा कैसे? मैं आगरा में रहता था और उस समय आगरा पे अटैक हुआ था, एयर अटैक हुआ था, और उसका बहुत ही दिलेरी से हमारे जांबाजों ने जो जवाब दिया था, मैंने डॉग फाइट अपने घर के ऊपर छत पर आसमान में देखी। वेस्टर्न बॉर्डर से जो प्लेन्स आए थे उनको किस तरह हमारे फाइटर्स ने, हमारे अजीत नेट जो फाइटर्स थे, उन्होंने डॉग फाइट में हराया। तभी से यूनिफॉर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति ये वहीं से संकल्प जारी हो गया था। नौकरी ऐसे ही करनी है? नौकरी ऐसी ही करनी है जिसमें जज्बात हो। तो आर्मी जा सकते थे, नेवी जा सकते थे, आप आईपीएस वाला मसला कब आया आपके दिमाग में? मैंने क्वालिफाई तो नेवल एविएशन के लिए भी कर लिया था। अच्छा जी, और मेरे और मित्र उसमें गए, लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां रहीं कि नेवी ना ज्वाइन करके फिर मैं एमबीए करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज को चूज़ किया। एमबीए करने के बाद? जी, मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया, और मेरी पहली नौकरी जो थी वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। इंडियन एक्सप्रेस में? जी। तो आपका इंडियन एक्सप्रेस का फेवरेट न्यूज़पेपर भी होगा? न्यूज़पेपर तो मैं बहुत सारे पढ़ता हूँ, आज भी वो आदत मेरी बनी हुई है। क्लास 6 से शुरू कराई थी मेरे फादर ने कि 2 इंग्लिश के और 1 हिंदी का पेपर पढ़ के और उससे राइटिंग करना और अपनी नॉलेज को अपडेट करना, वो आज भी जारी है। और इंडियन एक्सप्रेस भी उसमें से एक अखबार है जिसको मैं रोज़ पढ़ता हूँ। एमबीए भी कर लिया, आप नौकरी भी शुरू कर दिए, तो मार्केटिंग साइड में भी जा सकते थे, फिर आईपीएस वाली बात पूरी नहीं हो पा रही? देखिए, ये कुछ ऐसे चीज़ें मेरे जो मैंने बताया कि बचपन से देखी, 71 की लड़ाई जो थी जिसको मैंने आगरा में देखा, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे तरह की लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ थे। पंजाब का जब मैं पढ़ रहा था तो पंजाब की एक टेरर की समस्या थी। उस समय के जो दोनों नायक थे, रिबेरो साहब और आदरणीय गिल साहब, इन दोनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मेरे अपना भी ये एनालिसिस थी उस समय कि अगर 10 से 12 दिन के लिए भी कहीं मेजर लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो जाती है तो हमारी इकॉनमी, हमारा डेवलपमेंट पैटर्न वो कई वर्षों तक के लिए पीछे चला जाता है। तो किसी भी सभ्य समाज में प्रगति के लिए, रिफॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो लोक व्यवस्था है वो स्थापित रहे। तो इस युवा मन में वो बात जो है गहरी पैठ कर गई और फिर मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा। तो सिविल सर्विसेज के रैंकिंग के हिसाब से तो आलोक सिंह आईएएस भी हो सकते थे। अभी कहीं आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुए होते, पर नहीं, आप आईपीएस हो गए। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो विधाता ने निश्चित किए होते हैं, प्रारब्ध में जो लिखा जो होता है। प्रारब्ध में भी हो सकता है, विधाता ने निश्चित किया हो सकता है। मेरे वही बैचमेट्स आज रेवेन्यू साइड में देश में योगदान दे रहे हैं और वही बैचमेट्स कुछ डिप्लोमेसी में भी योगदान दे रहे हैं। मेरे लिए मुझे लगा कि यही उपयुक्त था जो मैंने चूज़ किया।
आपकी रैंकिंग क्या थी? मेरी 48वीं रैंक थी। आई वॉज 48th इन माई बैच। कुछ लोगों ने, आपके दोस्तों ने कहा होगा कि भाई कहाँ आईपीएस ले रहे हो? जी, मेरा पूरा इंटरव्यू जो है यूपीएससी का, लगभग उसका 60% जो है वो केवल इसी पे केंद्रित था कि वाई आईपीएस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, तब से आप इस सवाल से जूझ रहे हैं? जी, मुझे लगता है ये अभी कालांतर तक चलेगा। 60% समय आपके इंटरव्यू बोर्ड में आपसे यही पूछा कि आप आईपीएस क्यों बनना चाहते जी, हैं? तो फिर आपने उस वक्त क्या कहा था बोर्ड में? लगभग वही कहा था जो आज आपको कहा है, और मुझे बोर्ड ने तो पास कर दिया था, पता नहीं आपके टेस्ट में पास होता आप तो ऑलरेडी पास हैं। जी, लगभग यही बातें मैंने वहाँ भी कही थी। उसमें कुछ इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट बैकग्राउंड का आप कैसे यूज़ करेंगे, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो एक यूपीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो उसमें से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। तो अफसोस तो नहीं हुआ कि भाई आईएएस क्यों नहीं बने हम, कभी आईपीएस? कभी नहीं। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन। अभी तक जो मैंने अपने करियर में किया है पूरे जज्बे के साथ किया, पूरे जज्बात के साथ किया। तो आपकी जो बैचमेट्स उस वक्त के आईएएस होंगे, कभी कभी चर्चा जब आप लोग मिलते होंगे तो छिड़ती होगी इस बात को लेकर? हमारे बैचमेट्स में बड़ा अच्छी कमराडरी है और कभी भी सर्विस को लेकर कोई बात नहीं हुई। जिस तरह की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारी फाउंडेशन कोर्स में हुई वो अभी तक स्थापित है और एक बहुत ही बेहतरीन कमराडरी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आलोक जी को बताइए कि जब आप सिविल सर्विसेज में गए, अब तो पैटर्न बहुत बदल गया है। पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब तो एक ही ऑप्शनल हो गया है मेंस में। तो आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? बात वैसे बहुत पुरानी है, याद करना पड़ेगा क्या? हाँ। हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, ये वैसे मैं दोनों, फिजिक्स और मैथ्स का स्टूडेंट था, लेकिन सब्जेक्ट मेरे ये थे। ये ऐसा क्यों होता है? मैंने देखा इंजीनियरिंग करके भी लोग चले जाते हैं तो पब्लिक एड या ज्योग्राफी या इस तरह के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? उसमें तमाम तरह की इसमें रीजनिंग होती है कि कौन सा सब्जेक्ट पे स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है, आप खुद कितने कंफर्टेबल हैं, और पता नहीं कहाँ तक एक थ्योरी उस समय परपेचुएट करती रही है कि कुछ सब्जेक्ट्स को ये माना गया है कि ये स्कोरिंग है, उनका ट्रेंड चल रहा है। तो जिस दशक में ये मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय ट्रेंड जो है कुछ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। हालांकि मुझे लगता नहीं, बड़ा एक नॉर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो और मैनेजमेंट की बैकग्राउंड होने की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने चूज़ किया था। तो अचानक से आपने 2 सब्जेक्ट ले ली जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं, और तो फिर दोनों विषय, दोनों सब्जेक्ट, फिर तैयारी उसकी करनी, तो कैसे किया था उस वक्त आपने? मतलब आज अगर यंगस्टर जा रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए, और मान लीजिए आलोक सिंह की तरह उसने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ले लिया। हिस्ट्री को लोग आमतौर पर कहते हैं उतना स्कोरिंग है नहीं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात भी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे 2 कॉलेज के फ्रेंड्स थे और वो दोनों ही हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे। उसमें से एक हिस्ट्री का टॉपर था। अच्छा। और मैं साइंस स्ट्रीम से था। तो जब हम लोग यूपीएससी देने की तैयारी करने लगे तो एक बेटर कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ये डिसाइड हुआ कि सभी तीनों ही हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा उस समय मटेरियल भी अवेलेबल हो गया। ऑलरेडी जो दोनों मेरे फ्रेंड्स साथ में दे रहे थे उनके पास भी काफ़ी रेफरेंस मटेरियल था, प्लस जेएनयू में जो एक ओल्ड जेएनयू कैंपस के पास डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, वहाँ पर हम लोग रिपीटेडली जाते थे। कटवरिया सराय वाला एरिया? जी, वहाँ से रिपीटेडली वहाँ से हम लोग बुक्स प्रोक्योर करते थे, रेफरेंस मटेरियल प्रोक्योर करते थे। बहुत सी बुक्स का ओरिजिनल नहीं मिलता था तो कुछ वो फ़ोटो कॉपीज़ मिलती थी, कुछ नोट्स मिलते थे, उसी से तैयारी करते रहे। हिस्ट्री अपने आप में एक्सटेंसिव बहुत था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और उसी पे हम लगातार आगे बढ़ते रहे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ तक था वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट का मेरा बैकग्राउंड था, 2 साल वहाँ MBA में मैंने पढ़ा था, और उसमें से बहुत से टॉपिक्स ऐसे थे जो सिलेबस में कवर होते थे। तो आपने ना अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लिया था और उसमें डिस्कशन करते थे, उससे सहूलियत होती थी। जी। कोचिंग भी आपने की थी उस वक्त? कोचिंग हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए की थी, और दिल्ली में की थी। ये जो राजेंद्र नगर वाला एरिया है वहीं पे 3 महीने या 4 महीने के लिए कोचिंग की थी, लेकिन उसके बाद पूरा समय घर पे ही बैठ के तैयारी की थी।
बहुत सारे जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके मन में बड़ी दुविधा रहती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, उनके एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आते हैं, बड़ा खर्चीला भी हो गया पहले के मुकाबले। आपके दौर में शायद उतना खर्चीला नहीं रहा होगा। तो क्या कोचिंग करना मस्ट है? अब आज की क्या परिस्थितियां हैं, तो काफ़ी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी और उसके साथ साथ बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी रहना ज़रूरी है। अब वो कोचिंग के माध्यम से हो या ग्रुप्स के माध्यम से हो, ये नई परिस्थितियों के अनुसार ही मैं बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ स्टडी, लेकिन रेगुलर स्टडी जो है वो बहुत इसके लिए क्या आवश्यक है। मतलब 12 से 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं या क्या होता है? हाँ, कई 10 लोगों ने तो पूरा 10 टाइम टेबल बना रखा होता है। जी, टाइम टेबल तो बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए, और उसका अगर 80% भी फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है। 10 से 12 घंटे तो डेली लगी जाती है। 10 से 12 घंटे आपको मतलब स्टडी करनी ही पड़ेगी। वो एग्ज़ाम आपको इस सर्विस के लिए तैयार कर रहा होता है। वर्किंग आवर्स भी आपके जो है वो तो जब आप तैयारी कर रहे इससे बियॉन्ड 10 तो से जब 12 आप घंटे से तैयारी भी कर ज़्यादा हो रहे- जाते हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे तब नौकरी भी कर रहे थे? जी नहीं, मैं जब मैंने पहला वाला अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें बीच में मेरा फिर बैंक में भी हो गया था। मैं बैंक स्टेट बैंक में भी एज प्रोबेशनरी ऑफिसर था। तो जब ये सेकंड जब अटेम्प्ट मैंने दिया तो उस समय मैं बैंक में था ऑलरेडी, और वहाँ से फिर मैंने लीव लेकर एग्ज़ाम दिया था। मतलब पूरा फोकस आपने ये कर लिया था कि नहीं इस पे ही टाइम देना है, ऐसा नहीं था कि नौकरी भी करनी है और बिल्कुल, तैयारी भी करनी पूरी तरह से पूरा एकाग्रचित्त होके पूरी तरह से इसी पे। है। सर जीएस के लिए क्या तैयारी करते थे आप लोग? यू आर जॉगिंग माई मेमोरी टू ईयर 93, 94। देखिए, न्यूज़पेपर के साथ तो मैं रेगुलर था, और आज की तारीख में तो तमाम सोशल मीडिया पे बताते हैं बच्चे की, यूट्यूब्स पे और सोशल मीडिया पे मटेरियल मिलता था। उस समय हम लोगों के समय में तो ये होता नहीं था। तो 2 न्यूज़पेपर, जिसमें से इंडियन एक्सप्रेस भी एक था, और तमाम मैगजीन्स थी जो आज उस समय इंडिया टुडे एक फेवरेट हुआ करती थी। और जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है कि फ्राइडे को एक प्रोग्राम आता था न्यूज़ ट्रैक पे, वो भी अपने आप में काफ़ी जनरल स्टडीज़ के लिए फैक्चुअली बड़ा अपडेटिंग होता था। और बाकी फ्रंटलाइन भी एक ऐसी मैगजीन थी जिसको हम लोग देखते थे। हाँ, उस वक्त में फ्रंट लाइन उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूर उसको पढ़ा जाता था। और बाकी जो स्पेक्ट्रम की कुछ सीरीज़ आती थी वो, लेकिन न्यूज़पेपर का उस समय, और मुझे लगता है आज भी, कोई उसका बेटर रिसोर्स अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि न्यूज़पेपर अपने आप में 2 न्यूज़पेपर पर डे आपको पूरे विश्व में क्या हो रहा है उस पर अपडेट करते थे। मतलब आपका कहना ये है कि न्यूज़पेपर आपको पूरे मन से पढ़ना चाहिए, तो आप जीएस की तैयारी कर सकते हैं। सेलेक्टिव कीपिंग द लाइकली क्वेश्चंस की क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखते हुए उस 1-2 बार दीजिए तो वो तजुर्बा हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको देखते हुए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए। और बहुत सारी रेगुलर मैगजीन्स भी थी, प्रैक्टिस टेस्ट भी थे। अब तो मुझे पता चला कि आजकल तो बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आती हैं जो बच्चे ट्राई करते हैं, जो कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं। आपके जो बच्चे हैं, आप उन्हें भी सिविल सर्विसेज ही कराना चाहते हैं? बच्चों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने हिसाब से अपना करियर तो पिता चुनेंगे। की भी ख्वाहिश होती है उसकी भी नहीं, सोच मैंने होती है। कभी अपनी ख्वाहिश किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोपी, कभी उनको प्रेशराइज नहीं किया। वो पूरी तरह से उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका जीवन है, वो कैसे उसको आगे ढालते हैं। सिर्फ छोटा मार्गदर्शन मैं दे सकता हूँ, लेकिन बाकी निर्णय उनको स्वयं विवेक से करना होगा। आलोक जी, थोड़ा आपके ऑफिस के बाहर भी चल के देख लेते जी, हैं आइए। कैसे क्या है। तो पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, वो बाहर निकल के बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, जब आपने सर्विस शुरू की तो जो पहली पोस्टिंग से लेकर अब तक ये 25-27 सालों का जो सफ़र है, नक्सल एरिया में भी रहे आप, क्राइम प्रोन एरिया में भी रहे, कम्युनली सेंसिटिव एरिया में भी रहे, सबसे टफ जॉब कहाँ का होता है या कहाँ का रहा आपके लिए? देखिए, हर जॉब में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, और उस समय की क्या परिस्थितियां हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। कोई जो जिस यादगार समय
मैं नक्सल एरिया में जब गया तो उस समय वो वहाँ का सबसे चैलेंजिंग जोन और एरिया था। ये बात कब की रही होगी? ये बात है 2002 के आसपास की। अच्छा, और उस समय सोनभद्र की बात कर रहे हैं? सोनभद्र जी, उस एरिया में उस समय नक्सलिज्म पीक पे था और स्थिति ये थी कि पीएसी का एक पूरा यूनिट जो थी वो उसको रेड करके नक्सलाइट्स जो है वो लूट ले गए थे हथियार। थाने जो है वो शाम को ताला लग जाता था। क्या बात कर रहे हैं जी, ये उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी ही थी वहाँ की कि शाम को पुलिस थाने में ताले लग जाते थे? जी, उस समय की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस ने उस सिचुएशन पे और उस पूरे एरिया को डोमिनेट किया और उसके बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव कराए गए और उस पूरे एरिया में जितनी जो यूनिट्स ऑपरेट हो रही थी वो कानूनी प्रक्रिया से और बाकी जो पुलिस के ऑपरेशनल मूव्स थे उनसे ध्वस्त किया गया। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था। और उसके बाद जो कम्युनली सेंसिटिव टाउन्स हैं, कानपुर रहे आप? कानपुर भी रहा, मेरठ भी रहा। मेरठ भी रहे, हाँ बिल्कुल जी, तो वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग पोजीशंस थी और हमेशा हमको अपनी पूरी टीम्स को, न केवल पुलिस की, पूरी जो ज़िले की टीम्स होती हैं, रेवेन्यू टीम्स भी हैं, मजिस्ट्रेसी भी है, फॉरेस्ट की भी टीम्स हैं, इन सब को हमेशा सजग रहना पड़ता था कि किसी तरह का कोई कम्युनल हार्मनी जो है वो ब्रेक ना हो। आप तो मेरठ में आईजी भी रहे, कानपुर में भी आईजी रहे आप, और अभी भी अगर आप देखें आज के दौर में भी तो बड़ा छोटी छोटी बातों पर वो ना दो संप्रदाय आमने सामने हो जाते हैं। तो एक तो आपने नक्सलियों को टैकल किया, पर यहाँ वो आखिर कौन सा वो ट्रिक है जो काम आता है? देखिए, पुलिस अफसर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी काम आएगा। आउटरीच जो है वो पुलिस की और या पब्लिक लाइफ में जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी आउटरीच बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक्शन जो है वो मेरिट पे हो, एज पर लॉ हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अगर ये तीनों चीज़ रहेंगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कम्युनिकेशन, लीगल एक्शन और उसमें ट्रांसपेरेंसी, तो उस पर हमेशा एक विश्वास रहेगा। और जब लोकल ऑफिसर के ऊपर या लोकल टीम्स के ऊपर विश्वास रहेगा तो बड़े से बड़े चैलेंजेस को मीट आउट किया जा सकता है। ये ना आजकल मतलब यूपी में एनकाउंटर का बड़ा वो है, चलन बढ़ गया है। तो कभी आपका भी आमना सामना हो गया, इस तरीके से चीज़ें हो गई, कोई ऐसा यादगार? देखिए, एनकाउंटर तो जब भी आर्म्ड क्रिमिनल को और दुर्दांत अपराधी को चैलेंज किया जाता है तो वो अपने बचाव में या पुलिस के ऊपर प्रहार करने के लिए गोली चलाता है और फिर आत्मरक्षा पुलिस भी उसमें काउंटर फायर करती है। तो सोनभद्र में हम लोगों का एक बहुत मेजर एनकाउंटर हुआ था जिसमें लगभग 5 घंटे चला था। 5 घंटे? और उसमें 3 नक्सली एरिया कमांडर के साथ मारे गए थे और उस टीम को मैंने स्वयं लीड किया था। शाम को 5 बजे से शुरू होकर वो देर रात तक चलता रहा था और वो एनकाउंटर अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें पुलिस से, पीएसी से जो लूटे हुए हथियार थे वो बरामद किए गए थे और कुछ हमारे भी साथी उसमें घायल हुए थे। काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट था। आज का दौर होता तो वो लाइव ऑपरेशन ही दिखा दिया गया होता न्यूज़ चैनल्स पे। वो जंगलों में बहुत अंदर था और उस समय शायद वहाँ वो भी मेंस नहीं पहुँच सकती थी अब तो क्योंकि वो लाइव एनकाउंटर था। ये बात भी आप सही कह रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा था, आपका देखा ट्विटर अकाउंट भी है आपका, सोशल मीडिया में एक्टिव भी रहते हैं, तो ये जो बदलता हुआ दौर है सोशल मीडिया का, ये पुलिस फोर्स के लिए फ़ायदेमंद है या सोशल मीडिया के बारे में तरह तरह की चीज़ें कही जाती हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है या इसकी वजह से आपकी कितनी परेशानी बढ़ती है? देखिए, सोशल मीडिया भी एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू है जिसमें दोनों ही तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग भी शेयर करते हैं, हम लोग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम अल्प अवधि में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस पर कभी कभार जो फेक न्यूज़ है या लोग एक फ्लैश मॉब को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, रूमर फैलाते हैं, तो वो एक
चैलेंज है, जिसके लिए हमारे पास एक राउंड द क्लॉक मैकेनिज्म है, जिसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम रहती है जो 24/7 जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एसेस करती है, और कहीं भी अगर इस तरह का कोई रूमर होता है या फ्लैश क्राउड को एकत्रित करने की कोशिश की जाती है तो उसका फिर खंडन भी किया जाता है। क्योंकि मैं इसीलिए इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल क्या हो जाए ना, कोई भी किसी तरीके का पोस्ट डाल देता है, वीडियो डाल देता है, उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसको कैसे चेकमेट किया जाए? बड़ा सेंसिटिव हो गया है ये मामला। देखिए, इसमें समय समय पे कार्रवाई भी होती है, और ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया जिसमें हम 24/7 इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और इसमें बहुत से ऐसे फेक अकाउंट्स हैं, फेक हैंडल्स हैं, और तमाम ऐसे ऐप्स भी हैं जिनको लोग यूज़ करके पिक्चर्स को कंटॉर्ट करते हैं या वीडियोस को कंटॉर्ट करते हैं, उनके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई होती है। और कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने कंटेंट को एनालाइज करें। तो आप शिकायतें भी करते होंगे जी, जो कंटेंट प्रोवाइडिंग, जो कंटेंट प्रोवाइडर्स या प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो लॉ एनफोर्समेंट के तरीके हैं उसमें उनका भी विधिक सहयोग लेते हैं। पूरी एक टीम लगी रहती है 24/7 की इस तरह की चीज़ों को स्कैन करे, उसके बारे में चीज़ें हो, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें। जी। और ये भी देखा गया है कि कोई जैसे मैंने देखा है नोएडा को लेकर के कि कहीं कोई जा रहा है, कोई परेशानी हो गई, वो ट्वीट कर देता है और फिर उसकी बात पर जवाब भी आ जाता है, सुन भी लेते हैं। तो इसके लिए भी एक रिस्पांस टीम काम करती है। उसके लिए एक सेंट्रलाइज टीम है जो कमिश्नरेट ऑफिस में है, और उसके साथ साथ तीनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जोन्स हैं, डीसीपीज़ हैं वो, और दोनों वर्टिकल्स जो है ट्रैफिक का और विमेन सेफ्टी का, उन सब के पास अपनी अपनी डेडिकेटेड टीम्स है। तो विषय की गंभीरता के हिसाब से उसको एस्केलेट किया जाता है, और कोशिश ये रहती है कि सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की कोई अगर इशू सामने आता है तो उसका तत्काल जवाब भी दिया जाए, क्लैरिफिकेशन। मैं सवाल इसीलिए कर रहा था आलोक जी कि एनसीआर को एक तरीके से, खासतौर से नोएडा को देख लें तो यूपी का एक विंडो है, शोकेस है, जो आप इंडिया को दिखाते हैं, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, महिलाओं के लिए बड़ा इशू रहा है। जब पुलिस कमिश्नरेट बना, आलोक सिंह आए, तो चीज़ें कैसे आपने बदल दी और क्या स्थिति थी तब? देखिए, ये इट्स अ ह्यूज टीम एफर्ट, ये केवल आलोक सिंह का विषय नहीं है। आलोक सिंह के साथ जो, मैं तो बीइंग ए टीम लीडर आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जॉइंट सीपीज़ और डीसीपीज़ और एसीपीज़ और एसएचओज़, सब ने एक अपना इस माइंड फ्रेम के साथ काम किया कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरह से की पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसमें हर परिस्थिति में हम अपने नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे, और उसका सबसे पहला चैलेंज कोरोना के रूप में आया, जो मार्च 2020 में ही कोरोना की फर्स्ट वेव आई, और उसमें निरंतर पुलिस ने अपने नागरिकों के साथ हर प्रत्येक जो अवस्था थी उसमें उनके साथ वो खड़े हुए। उनकी हर प्रकार की ज़रूरतें जो बियॉन्ड पुलिसिंग थी, चाहे वो मेडिकल हो या फूड एड हो या राशन हो, उस सब में वो पुलिसकर्मी उनके साथ रहे। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है सिटीजन्स के साथ एस्टेब्लिश की, और वो निरंतर प्रक्रिया जारी है। तब एक बड़ी समस्या आई थी आलोक जी, अगर याद करिए, क्योंकि नोएडा भी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर जा रहे थे, रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग जाते, याद होगा आपको, वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। वो एक चैलेंज था, और उसको बहुत ही प्रोफेशनली हमारे टीम्स ने हैंडल किया। मुझे याद उस समय हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर नितिन तिवारी थे, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, जिससे हम लोग एक रजिस्टर्ड माइग्रेंट के पास तक पहुंच पाए। और आप ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी समय के मूवमेंट की है। वाह, ये ट्रेन की है। ये ट्रेन में स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी कि माइग्रेंट्स को वो जहाँ जहाँ उनका गंतव्य था वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और सबको सूचित करके एक एसएमएस जाता था उनके पास, और उस एसएमएस के माध्यम से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सबका यहाँ से मूवमेंट कराया गया। ये जब, अब तो आप काफ़ी सीनियर हो गए, जो नए आईपीएस हैं उनको अगर 3 मोटी बातें कहनी होगी जब वो ज्वाइन करते हैं, फॉर दैट मैटर एनी पुलिस अफसर, तो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जो आवश्यकता है वो एम्पैथी की है। एम्पैथी के लिए ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जिससे सिटीज़न से उसके स्तर पर उसकी बात समझ के उसका निदान कर सकें। तो एम्पैथी with lot of humility, that is first and foremost. Second is public conduct.
पब्लिक कंडक्ट, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे वो कम्युनल सिचुएशन में हो या चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, आप जितना अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उतना ही सिटीजन्स का आपके ऊपर विश्वास रहेगा, और वो विश्वास हर समय कायम रहता है। कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत अच्छा हो। और तीसरा, नॉलेज ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। जानते हैं ये 3 चीज़ें जो हैं, ये आपने बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा, वो किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो पब्लिक सर्विस में आ रहा है उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो आलोक जी, एक चीज़ आपने जो कहा ये बात सही है, पर आज भी होता है कि आम लोग ना जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, गांव देहात के लोग हैं, थाने जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं, पुलिस वाला भगा देगा डांट के। ऐसा होता भी, आपके पास शिकायतें आती होंगी? जी बिल्कुल, ऐसा होता है और इसमें हम लोग बार बार रीट्रेन भी करते हैं, और इसमें बहुत से सारा रोल जो है एक परसेप्शन का भी है, कि वो परसेप्शन एक बना हुआ है, और उसको हम लोगों ने बहुत तेज बदलने की कोशिश भी की। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कंडीशन में हम अपने सिटीजन्स के साथ खड़े हुए हैं, ये बात हम लोग बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जब भी इस तरह का कोई अवसर आता है। तो इस परसेप्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, और जो पुलिस पर्सनल हैं उनको भी रीट्रेन कर रहे हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो कंडक्ट है, उसमें भी उनको रीट्रेन करते हैं कि कोई भी अगर ग्रीवांस आती है तो उसको मेरिट पे हैंडल किया जाए। बहुत सी ग्रीवांसेस ऐसी भी आती हैं जिनका कोई पुलिस सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास एक्सेसिबिलिटी है, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे खुला रहता है। जो मैं आपको बताऊं, यहाँ तमाम सोसाइटीज़ हैं जिसमें मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं, बिल्डर के यहाँ मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो उसमें भी लोग रात को 12 बजे ट्वीट भी कर देंगे और थाने पे भी चले जाएंगे, चौकी पे भी चले जाएंगे। तो उसमें भी फिर हम लोग इंटरवीन तो करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है वो उसमें वी एक्ट एज अ ब्रिज इन दैट कम्युनिकेशन। तो इस तरह की बहुत से इश्यूज़ हैं जिसको लोग पुलिस के लेकर पास आते हैं, जिसका एग्जैक्ट पुलिस सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वी एक्ट एज अ ब्रिज विद द कंसर्न एजेंसी। आपके ऑफिस में देख रहा हूँ आपके कुछ मेडल वगैरह भी लगे हुए हैं। जी, ये अब्दुल कलाम साहब के दौर का है। ये नक्सल एरिया का में जो मैं आपको जिस एनकाउंटर के बारे में बता रहा था, जो लगभग 5 घंटे चला था। हाँ। इसमें हमारी पूरी टीम को जो है ये गैलेंट्री मेडल मिला था, और कुछ लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला था इसमें। अच्छा। जो NGOs रैंक में है। और ये कब का है? ये फिर 2012 का है। ये सराहनीय सेवा मेडल है, और इसके बाद भी मुझे लास्ट ईयर भी महामहिम की तरफ से पदक मिला, और एक्सेलेंस के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर का भी पदक मुझे मिल चुका है। मैं तो बिना चश्मे के देख नहीं पा रहा। आप बिना चश्मे के पढ़ पाएंगे? आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं। नहीं, इतना मोटे तौर पे कुछ देख लेता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ पा रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो मेरी नज़दीक की जो है ना, वो नज़र थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दूरदृष्टि भी ठीक रखिए। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप। अब आगे चल रहे थे कि जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी। दूसरा, जब हम नोएडा वगैरह में आते हैं ना, जिसका जिक्र आप खुद ही कर रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उन पर भी बात करेंगे। ये फोटोग्राफी की किताब देख रहा हूँ मैं, सुना आप फोटोग्राफी भी कर लेते हैं कभी कभी? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप का है। कभी फुर्सत मिल गई तो अपना SLR यूज़ कर लिया। हाँ। और अदरवाइज़ अब तो मोबाइल में भी ये सुविधा रहती है कि कोई फोटोग्राफ्स बना लें, कोई अच्छा दृश्य अगर मिल जाए तो उसे कैप्चर कर लें। आप जब स्टेयर्स पर आ रहे थे तो एक जो बड़ा सा फ्रेम वहाँ लगा हुआ है। हाँ। वो ऐसे ही एक दिन शाम को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने जा रहा था, और जब सेक्टर 18 की तरफ फ्लाईओवर के ऊपर से निकला तो वो मुझे दृश्य बड़ा अच्छा लगा, और वो मैंने मोबाइल से ही कैप्चर किया था, जो इस समय बाहर स्टेयर्स पे लगा हुआ है। तो कभी कभार ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जिनको संजो के रखने का मन करता है, तो उनको कैप्चर। फोटोग्राफी का शौक है, कह सकते हैं। और किस किस चीज़ का शौक है आलोक सिंह को? मैं जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपनी युवावस्था से ही उसमें सक्रिय रहा। वो चाहे एथलेटिक्स हो, आउटडोर गेम्स हो, और आउटडोर गेम्स में लगभग सारे ही आउटडोर गेम्स मैंने खेले और उनको बहुत एंजॉय किया। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिलती है तो मुझे पढ़ने का भी शौक़ है। और खास तरह की किताबें?
इसमें से ये मेरी फेवरेट है, ये द इनसाइड स्टोरी ऑफ इजराइल्स लीजेंडरी सीक्रेट सर्विस मोसाद। और एक मेरी किताब कुछ लोग शायद मांग के ले गए थे, वापस आ गई ही है। अच्छा, वो मांग के भी ले जाते हैं हम पर आमतौर पर लोग दे नहीं जाते हैं। नए बच्चे जो ऑफिसर्स हमारे साथ काम करते हैं, दिस इज़ अनदर बुक विच आई ऑलवेज रिकमेंड, फ्यूचर क्राइम्स। ये न्यूयॉर्क पुलिस के ऑफिसर और बाद में। पर आप अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई किताबें मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये पूरी तरह से साइबर में आगे जाके क्या क्या होना है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब इसको आप भी पढ़ना चाहें तो आपको भी शायद उतना ही इंटरेस्ट आएगा। आप मांग के भी ले जाएं तो आप दे देंगे? मैं दे दूंगा, आपके ऊपर मुझे विश्वास है कि आप वापस कर जाएंगे। अदरवाइज मैंने आपका घर भी देखा है और ऑफिस भी देखा है। आप तो डरा भी रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि ये तो सिटीजन वाला कनेक्ट है। अच्छा, हिस्ट्री वाला आपका सब्जेक्ट था, तो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने का भी आपका इंटरेस्ट है? हिस्ट्री यूपीएससी की तैयारी में इतनी पढ़ ली है, हाँ, कि उसके बाद जब तक कि कोई बहुत रोचक उसमें बात नई ना आ जाए तब तक अब बुक्स पे तो नहीं, हाँ, लेकिन आर्टिकल्स जरूर कोई ना कोई मैं बीच बीच में। अच्छा, हमारे जितने साथी हैं ना जो यहाँ हैं जी, वो कह रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बेस उसका बहुत अच्छा है, तो क्या गाने वगैरह भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं? मुझे लगता है ये आवाज़ केवल कमांड करने के लिए बनी है, ये गाने वाली आवाज़ नहीं है। और फिल्में वगैरह देखने का? फिल्म तो इधर कोई अवसर नहीं मिल पाया बहुत दिनों से देखने का, लेकिन आई थिंक अभी जो लास्ट मैंने देखी थी वो मैवरिक मैंने देखी। वो एयरफोर्स के साथ बचपन से कनेक्शन, वो अभी भी वो छूटा नहीं, वो छूटा नहीं है। और मैं एयर इंडिया में भी रहा, जैसा आपको जानकारी है आप ही को, कि उस समय मैं डायरेक्टर सिक्योरिटी था। और डायरेक्टर सिक्योरिटी की कुछ प्रिविलेजेस होती हैं एयरक्राफ्ट में, आप उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में भी जा सकते हैं। तो वो शौक़ मैं अपना वहाँ भी ज़रूर पूरा करता था कि कॉकपिट में कैप्टन जब इनवाइट कर लेते थे तो तमाम टेक ऑफ, लैंडिंग्स और जेट्स में जब बिल्कुल पीक पे होता था तो स्काई की तरफ देखना, ले जाना, वो चीज़ें मुझे आज भी एनेवर करती हैं। जब खाली वक्त होता है तो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? खाली वक्त होता कब है? कभी कभी तो आता होगा। भविष्य के लिए ज़रूर मैं कभी कभार सोचता हूँ उसके बारे में कि कैसे इस राष्ट्र की मजबूती के लिए क्या क्या और विषय ऐसे ज़रूरी हैं जिनके बारे में गहनता से विचार किया जाए। और हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसके बारे में मैं ज़रूर कुछ अध्ययन मनन करता रहता हूँ। उसका भी एक लार्जर जाना भी हुआ आपका? जी, उसका एक लार्जर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी होता है। और कभी कभार जो पास्ट में अपनी जो स्कूल टाइम है और बचपन के जो दोस्त हैं उनके बारे में भी सोचता हूँ। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल डेज के जितने भी हैं उन सबको बुला के कभी पार्टी सार्टी कर ली जाए? ऐसा होता है? जी, हमारे रीयूनियंस हुए हैं, आगरा में हुए हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने कोशिश की है कि उनको मैं ज़रूर अटेंड करूँ। और विदेशों में भी जो मेरे स्कूलमेट्स हैं, तो अगर मौका मिलता है तो मैं उनसे भी वहाँ ज़रूर मिलता हूँ। तो जो मेरी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं दोस्तों से, स्कूल के स्पेसिफिकली, उनसे मेरा टच बना हुआ। कोई ऐसी अनफुलफिल्ड ड्रीम जो आलोक सिंह वो चाहते हो और ना हुआ हो और अभी भी इच्छा हो? आई थिंक टू बिकम अ पायलट। अच्छा। विच आई स्टिल फैंसी। और उसको मैं मूवीज़ के बारे में से, ऐप्स के बारे में, और जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो उसके साथ हम लोग कंप्यूटर गेम्स भी ज़्यादातर वही खेलते थे जिसमें प्लेन्स को उड़ाना, लड़ाना। जी, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई विशेस। पर ईश्वर ने जो कार्य करने को दिया वही कर। वो ऐसा कैरेक्टर हो, पॉलिटिक्स से भी हो सकता है, आपकी सर्विस से भी हो सकता है, आपके दोस्त साथी, कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या किया हो, इम्प्रेस्ड किया हो? मैं पहले भी कहा, जैसे जब सर्विस में आने से पहले रिबेरो की बात कर रहे थे, दोनों, रिबेरो साहब भी और गिल साहब भी। वो जो दौर था उस समय जिसमें पूरा हमारा कई नॉर्दर्न स्टेट्स डिस्टर्ब थी और उनके सामने तरह तरह के चैलेंजेस थे। उस सिचुएशन में दोनों पुलिस लीडर्स ने
जिस तरह का एक एग्जाम्पल सेट किया और जो योगदान एक मजबूत राष्ट्र को बिल्डअप करने में दिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज भी हूँ। उन दोनों के बारे में अब भी आपको लगता है कि वो आदर्श है? पुलिसिंग लीडरशिप में यस, वो दोनों का जो योगदान था वो अद्वितीय है। कभी नेता बनने की भी इच्छा होती है? कभी ऐसा आज तक नहीं सोचा। मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ ये भी लीडरशिप है। कई लोग जहाँ मैं अपने टीम्स को लीड कर रहा हूँ, ये भी एक लीडरशिप जॉब है। आपकी सेवा के कुछ साथी जो हैं मंत्री बन गए, कुछ पॉलिटिक्स में चले गए, तो मैंने इसी पूछा कहीं आपके मन में तो नहीं है ऐसा? नहीं, मेरे मन में ऐसा कहीं कोई ख्याल नहीं है, और वो भी अपना योगदान देने के बाद आज लार्जर सोसाइटी में अपना योगदान दे रहे हैं। आई विश देम ऑल द लक, गुड लक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आलोक जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पंकज जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड दिस वाज रियली आई एंजॉयड। थैंक यू सर, थैंक यू।